નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જ્ઞાન ઝલકમાં, જ્યાં તમને મળી રહે છે તમામ અપડેટ્સ. સાથે હાલ આપણે ટેટની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છીએ. તો હવે માત્ર ગણતરીના કલાકો હોય ત્યારે 6 થી 8 હિન્દીના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે એ તમારી સમક્ષ મૂકું છું. આમાંથી તમારે છે રાઇટ વે મીન્સ કે કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે આ મુજબના પ્રશ્નો પૂછાય તો તમારા જવાબો છે એ ક્વિક રિવિઝનના ભાગરૂપે તમને એક આઈડિયા આવે કે જો ઉપસર્ગનો ટોપિક છે તો ઉપસર્ગમાંથી આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. તો જઈએ ફટાફટ આપણી તૈયારીની પૂર્ણતા તરફ. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. प्रश्न नंबर 1 साथ है. तो प्रश्न नंबर 1 છે મિત્રો કે નિમ્નલિખિત શબ્દો में से कौन सा શબ્દ તત્સમ है. તત્સમ અને તદ્ભવ આ બે શબ્દમાંથી ઘણી બધી વાર તમને પ્રશ્નોત્તરી પૂછાય છે. તો યાદ રાખજો, તત્સમ આશ્રય છે, શબ્દ તત્સમ છે. निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है. तो आपका प्रति उत्तर रहेगा लोचन. निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है. तो आपके पास कुछ ऑप्शन इस प्रकार है: अकार्य, अज्ञान, अमूल्य, अमोल. और आपका प्रति उत्तर यहाँ पर रहेगा अमोल. उसके बाद अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है. तो आपके पास जंत्रः, यजमान, जजमान, जीवन ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे. तो उसमें से आपका जो प्रति उत्तर रहेगा वो होगा गुफिका. सॉरी, यजमान शब्द है आपका, तद्भव नहीं है, शब्द नहीं है. निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है. तो आपका प्रति उत्तर यहाँ पर रहेगा गुह्य शब्द है, वो तत्सम शब्द है. निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है. तो आपका प्रति उत्तर यहाँ पर रहेगा सूरज. उसके अलावा हम बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है. तो आपका प्रति उत्तर यहाँ पर आएगा पीपल. परक, पूर्ण या पूरा, उसमें से अगर हम बात करें तो पूर्ण शब्द है तो तत्सम नहीं है. निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका जो प्रश्न होगा वो वानर होगा. निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है. तो आपको जरूर बता दें कि सी विकल्प है आपका सही जवाब होगा मक्खी. के बारे में बात करें तो निम्न में से नी उपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है. तो नी उपसर्ग से आप जानते हैं कि किसी भी उपसर्ग को लगाने से ऐसे 52 जितने तत्सम उपसर्ग है, सॉरी, जिसे हम लगाने के बाद जो अर्थ है वो परिवर्तन हो जाता है. तो उसी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ शब्द इस प्रकार हैं. निम्न नी उपसर्ग से बना है और उसका निरूपण शब्द होता है अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है. अगर ऐसा पूछा जाए तो याद रखना कि वहाँ पर ऑप्शन रहेगा अनुराग. उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है. तो आपके पास 4 विकल्प है: उपनाम, उपकार, उत्पन्न, उदार. तो आपका सही जवाब है यहाँ पर होगा, वो कौन सा होगा. जी हाँ, उत्पन्न होगा. उसके बाद अगर हम बात करें तो सरता शब्द में कौन सा उपसर्ग है. तो यहाँ पर भी सी विकल्प ही आएगा, सर उपसर्ग है. प्रादुर्भाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है. तो प्रादुर्भाव में जो उपसर्ग है वो दोस्तों प्रादुरह शब्द है, वो उपसर्ग के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. आप याद रखना इस बात को. उसके बाद अधोगति में जो शब्द है वो कौन सा उपसर्ग है. तो अधोगति शब्द में जो उपसर्ग है वो यहाँ पर याद रखना अधः शब्द है, वो अधोगति का उपसर्ग है. उसके बाद अगर हम बद उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है. तो कई बार हमें शब्द पूछे जाते हैं और उससे उपसर्ग जोड़ के कोई नया शब्द बनाने के बारे में भी प्रश्नोत्तरी होती रहती है. तो आपको इस प्रकार से उसका उत्तर है वो याद रखना पड़ेगा कि बदबू, बद उपसर्ग से बदबू शब्द है वो बना है. उसके बाद अगर हम बात करें परा उपसर्ग के बारे में तो परा से परामर्श जवाब आएगा आपका. उसके बाद दुर्दशा है, उसमें दू या दूर कौन सा उपसर्ग आएगा. जी हाँ, दूर उपसर्ग आएगा, परामर्श आएगा इसमें, याद रखना. उसके अलावा अगर हम बात करें तो दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है. तो दूर. पर्यटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है. तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि परि उपसर्ग है, वो उत्तर आपका करेक्ट रहेगा. तो दोस्तों ये वाला टॉपिक है कि जिसमें हम बताते हैं कि विशेषण आपको पूछा जाता है, वो चाहे गुजराती व्याकरण में हो या हिंदी व्याकरण में सिमिलर ही रहता है. उसके तौर पर अगर हम चर्चा करें तो विशेषण है उसकी कुछ अवस्थाएं भी है. सर्वनाम से भी विशेषण बना जाता है, क्रिया से भी विशेषण बनाया जाता है. जैसे हम देखते हैं कि सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो इसमें जो ऐतिहासिक है वो कौन सा
है विशेषण का प्रकार, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, तो हमें याद रखना है गुणवाचक उसका प्रकार माना जाता है। छात्रावास में 20 छात्र है, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर रेखांकित जो 20 है वो संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए आपका प्रति उत्तर आएगा संख्यावाचक। श्याम 20 किलो आटा लाया, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर 20 किलो, और यहाँ पर याद रखना है, इसमें गलती हो सकती है। यहाँ पर 20 किलो लिखा है, तो हमने आगे 20 का वाक्य जो पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि हमने संख्यावाचक विशेषण कहा है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर तोलमोल वाली बात जो है वो आ गई है, और जहाँ पर तोलमोल वाली बात होती है वहाँ पर हमारा जो विशेषण का प्रकार है वो परिमाणवाचक हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि साहिल के पास 10 रुपये है, वाक्य में से विशेषण बताइए। तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर होगा ओ। कौन सा आएगा, साहिल गए पास या 10, तो आप विशेषण चुनना है आपको इस वाक्य रचना में। तो यस, आपने चुन ही लिया होगा शायद, और आपका प्रति उत्तर रहेगा 10। तो जो 10 है वो संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर लगेगा, याद रखना ये भी। उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं, वाक्य में से विशेषण बताना है। तो इस वाक्य में जो विशेषण होता है वो होता है सुंदर। दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि जब भी विशेषण का प्रश्न आता है तब थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा वर्ड है वो किसको दर्शाता है, तो आपको याद ही होगा, हमने आगे 20 किलो वाला प्रश्न देखा, उसके लिए परिमाणवाचक आएगा। गुलाबी मेरा प्रिय पुष्प है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो यहाँ पर जो प्रिय है वो किसकी बात है, तो वो गुण की बात है। गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है, यहाँ पर गुण की बात हुई, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। समय सबसे मूल्यवान वस्तु है, वाक्य में से विशेषण बताइए। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो कौन सा आएगा, जी हाँ बिल्कुल आप सही पहचाना है, मूल्यवान, ये आपका विशेषण होगा। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता है, यहाँ पर विशेषण होगा परिश्रमी। उसके बाद अगर हम 10वीं में बात करें तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वे लड़के खेल रहे हैं, ये कौन सा वाला विशेषण होता है। अभी हमने बात किया कि सर्वनाम के तौर पर भी विशेषण आते हैं, क्रिया से भी विशेषण बनाए जाते हैं, संज्ञा से भी विशेषण होता है, और कई बार हम जो मूल रूप है उसमें तर एवं तम प्रत्यय लगाकर उत्तम अवस्था में या मूल अवस्था में भी विशेषण का निर्माण करते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। हम बात कर रहे हैं काम का नाम बताने वाला शब्द का क्या। अभी जो सकर्मक और अकर्मक शब्द होते हैं उसके बारे में कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर उसके बारे में हम बात करें तो काम का नाम बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि जो काम का नाम बताता है उस शब्द को हम बोले जाते हैं क्रिया। क्रिया करना उसका निर्देश करना होता है। क्रिया के मुख्य रूप में कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2, अकर्मक और सकर्मक। उसके अलावा चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है, तो यदि हम देखे जाए तो अकर्मक क्रिया है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक है, तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर रहेगा तड़पना। और निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना कि जो सी विकल्प है तड़पना वो अकर्मक नहीं है, बाकी सभी अकर्मक है। पायल सिलाई कर रही है, इस वाक्य में कर रही है किस प्रकार की क्रिया का निर्देश करती है, तो यहाँ पर डी विकल्प आएगा। उसके बाद अगर हम 7वां प्रश्न देखें तो पिताजी ने पुत्र को पैसे दिए, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग होता है वो द्विकर्मक क्रिया का होता है। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि बच्चा दूध पी रहा है, वो वाला वाक्य है वो सकर्मक है। निम्न में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर 4 वाक्य दोस्तों रखे गए हैं, जिसका अगर हम बात बताएं, शीर्षक खाना बना रही है, ये जो वाक्य है वो सकर्मक है। गौरव रोता है, ये वाक्य कौन सा आएगा, अकर्मक क्रिया वाला आएगा। उसके अलावा हम 10वां प्रश्न बात करते हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना सकर्मक की क्रिया के 2 भेद हैं वो बताए गए हैं। હવે જે પ્રશ્નોત્તરી આવશે એ પ્રશ્નોત્તરી સર્વનામની આવશે। તમને બધાને વ્યાખ્યા ખબર છે સર્વનામ કોને કહેવાય છે, તો કે સર્વનામ એને કહેવાય છે કે જે સર્વનામ છે નામની જગ્યાએ પ્રયોગ થાય છે।
આ સર્વનામ છે એ પુરુષવાચક પણ હોઈ શકે, નિશ્ચયવાચક પણ હોઈ શકે, અનિશ્ચયવાચક પણ હોઈ શકે, સંબંધવાચક પણ હોઈ શકે, સંબંધવાચક પણ હોઈ શકે અને પ્રશ્નવાચક અથવા તો વ્યક્તિનું પોતાના વાચક પણ એટલે કે નિજવાચક પણ હોઈ શકે છે। તો ઉસને અપના રાસ્તા સ્વયં ચુના, જે રીતે મેં તમને સમજૂતી આપી રીતે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પ્રસ્તુત જે વાક્ય રચના છે એ વાક્ય રચના હવે કેવી બનશે। તો જી હા, બિલકુલ સાચો જવાબ તમે આપી રહ્યા છો। જો તમે જવાબ આપી રહ્યા છો અહીંયા કે अपना रास्ता स्वयं चुना है, तो અહીંયા જે જવાબ આવશે એ કયો આવશે? તો તમારો જે જવાબ આવશે અહીંયા એ આવશે નિજવાચક। અહીંયા अपना શબ્દ છે શું સૂચન કરે છે? તો કે નિજવાચક શબ્દ છે તેવું સૂચન કરે છે। જો પરિશ્રમ करेगा वो ही सफल होगा। યાદ રાખજો, હંમેશા કોઈ પણ વાક્યમાં જો ને તો શબ્દ હોય અથવા જો ને વહ શબ્દ હોય તો યાદ રાખો કે એકબીજા સાથે વાક્ય રચના જોડાય। વાક્ય રચના જોડાય એટલે શું હોય? તો કે સંબંધ હોય। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ તો इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, वह, जो या कोई। तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर आएगा कि जे वाक्य रचना है ए इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो તમારે યાદ રાખવાનું છે કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ છે એ કયું હોય છે? કોઈ છે, અનિશ્ચિત વાચક છે, કોઈમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી શકે, હું પણ આવી શકું, તમે પણ આવી શકો। कुर्सी पर कौन बैठा है ये कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर याद रखना जो कुर्सी पर बैठा है वो कौन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो इसे गिना जाएगा। आप आ गए, ऐसा विधान अगर हमको बोलना है तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम आएगा? तो जी हाँ, आपका प्रति उत्तर निजवाचक। आप शब्द निजवाचक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो निम्न में से सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस तौर पर आपने जवाब चुना है वही जवाब सत्य है। आपका जवाब आएगा संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखना कि जो यह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका प्रति उत्तर आएगा वो वह आएगा किसका उत्तर मालूम है? वह उंगली उठाए। तो यदि हम ऐसा प्रश्न करते हैं तो हमारा जो प्रति उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपका कथन सर्वाधिक सत्य है अगर आपने निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है। तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। कई बार ऐसा होता है कि रेखांकित शब्द पूछा जाता है लेकिन उसमें रेखा नहीं की जाती, तो यहाँ पर याद रखना कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा शब्द के बारे में यहाँ पर प्रश्न किया गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। अभी हम जो बात करेंगे वो होगी केवल और केवल क्रिया विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर आएगा बहुत। राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे। वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर होगा हमेशा। हमारे घर के ऊपर पानी की टाकी लगाई हुई है। रेखांकित क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपका स्थानवाचक विशेषण माना जाएगा। एक दिन अचानक उनका पति घर लौट आया। रेखांकित विशेषण का प्रकार बताना है। तो याद रखना कि सर्वनाम का स्थान, रीति, परिमाण ऐसे सभी क्रिया विशेषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। और उसमें से अगर हम अचानक शब्द के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर आएगा रीतिवाचक। कैसे आया? अचानक से आया, तो ये रीति बताई गई है उसमें, इसलिए इसका रीतिवाचक आएगा। निम्न में से कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका प्रति उत्तर योग्य रहेगा कभी कभी। निम्न में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखना कि जो निम्न में से स्थानवाचक विशेषण है वो किसका है? तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो स्थानवाचक विशेषण है वो डी विकल्प है। यहाँ शाम को हम घूमने गए, इसमें शाम का जो अर्थ है वो क्या कहलाता है? तो कालवाचक माना जाएगा। मैं उसके आगे और वह मेरे पीछे भाग रहा था। वाक्य में से क्रिया विशेषण बताइए। आगे पीछे ए और बी दोनों या वह। तो यहाँ पर जो आपका प्रति उत्तर होगा वो कौन सा होगा? मैं उसके आगे और वह मेरे पीछे भाग रहा था। तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर आएगा वो आएगा ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर याद रखना कि आपका जो प्रति उत्तर रहेगा रीतिवाचक बोला गया है। ये रीत बताता है। कैसे रीत बताता है? तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे
जो कोई आदमी है वो आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, तो एक क्रिया हुई। निम्न में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर आपका प्रति उत्तर आएगा डी विकल्प इतना। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के दौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बने रहेंगे। इस आशा के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी टेट परीक्षा के लिए। धन्यवाद।